नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 3 के बाद भीतरघातियों पर वार। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई का मन बना रही है और इसके लिए पार्टी के उम्मीदवारों से संगठन के पास जानकारी पहुंचने भी लगी है। खुलकर पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को तो कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब उन नेताओं पर भी पार्टी की नजर है जो साथ तो है पर साया नहीं बन सके। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर क्यों कार्रवाई के लिए नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। क्या दोनों दल नतीजों के आधार पर यह तय करेंगे कि कार्रवाई का डंडा कैसे और कितना चलाना है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भीतरघातियों की तैयार हो रही कुंडली, नतीजों के बाद कार्रवाई होगी। इधर बीजेपी और कांग्रेस हार जीत को लेकर गुणा भाग में जुटे हैं, तो साथ ही भीतरघातियों की कुंडली भी तैयार की जा रही है, जिन्होंने इस चुनाव में दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। इस चुनाव में दोनों दलों को बागियों से ज्यादा भीतरघातियों से नुकसान हो सकता है। हालांकि दोनों ही दल ये बताने से बचते नजर आ रहे हैं कि उनके पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं। लेकिन चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही फोकस रहकर काम किया। पार्टी हाईकमान ने इस बार अपने उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की और अब तीसरी आंख से उन नेताओं पर भी कार्रवाई के लिए प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से जानकारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, विंध्य, महाकौशल, मालवा से लेकर मध्य भारत और बुंदेलखंड क्षेत्र से कई भीतरघातियों की जानकारी भेजी भी जा चुकी है। देखिए, अनुशासन का डंडा हमेशा होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमने तो मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई की। हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे हैं, तो फिर जो व्यक्ति, जो नेता अपनी मात्र संस्था के खिलाफ काम करता है, कई हिदायत और समझाइश देने के बाद भी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसे लोगों पर मैं समझता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अन्य दूसरे लोगों को एक समझाइश मिल सके, एक कहीं ना कहीं उदाहरण साबित हो सके। क्योंकि पार्टी में मानता हूं, जो हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी को अपनी माँ मानते हैं और अपनी माँ के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होने में कोई दिक्कत नहीं। मतदान के बाद अपने पराई की पहचान दोनों पार्टियों को हो चुकी है। बीजेपी में भी कई स्थानों पर बीजेपी नेताओं ने भीतरघातियों की जानकारी मांगी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारी पार्टी में इस तरह के ज्यादा मामले नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी भीतरघात करने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, जो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर लगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। हमारे संगठन की अपनी मर्यादाएं हैं। जो भी व्यक्ति उनका अतिक्रमण करता है तो स्वाभाविक तौर पर संगठन की नियमावली के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाना शुरू किया है, वह दिखाता है कि उनका कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास नहीं है और अपने हार की पीड़ा को वह कार्यकर्ताओं के ठिकरे फोड़ना चाहते हैं। और यही कारण है कि कमलनाथ जी ने लगातार कई जिलाध्यक्षों को हटाया है, कई जगह पर और अपमानजनक कार्रवाई की गई है। कमलनाथ जी विगत 9 वर्षों से अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं अर्जित कर पाए हैं। स्वाभाविक है कि उस दिशा में मध्य प्रदेश की जनता उनके ऊपर कैसे विश्वास करेगी। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज हताशा, निराशा के वातावरण में घिरी हुई है और अपनी संभावित पराजय उनको स्पष्ट नजर आ रही है। अब दोनों ही दल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद ये तय होगा कि कार्रवाई की तलवार कितनी और कैसी चलानी है। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कांग्रेस अभी तक कई नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। इसमें पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का नाम भी शामिल है। तो बीजेपी ने 26 नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और अब पार्टी उन नेताओं की लिस्ट बना रही है जिन्होंने साथ रहकर भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की तीसरी आंख के चलते और कितने नेताओं पर अनुशासन का डंडा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर तौर पर जनसेवा के लिए नेता आगे आते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं और इन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो मेहनत करते हैं। नेताओं के साथ अपने संबंध अच्छे बनाते हैं, बड़े नेताओं के साथ वो बातचीत करते हैं ताकि अपना रास्ता आसान कर सके, जनता के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं और
जो टिकट है वो तो खैर ऐन मौके पर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी मेहनत सालों पहले शुरू हो जाती है। लेकिन जब लिस्ट में नाम नहीं आता है तो कई नेताओं के दिल टूटते हैं, कुछ पार्टी से बगावत करते हैं, कुछ नेताओं को मना लिया जाता है। लेकिन इनमें सबसे खतरनाक वो होते हैं जो पार्टी के अंदर तो रहते हैं पर पार्टी के लिए काम नहीं करते, और जिसका खामियाजा अंत में चुनाव के नतीजों में पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिंदुवार। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, राजीव खंडेलवाल जी और चंद्रकांत नायडू जी। आप दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले सर यही सवाल है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि पिछली बार 2018 में जो हमने चुनाव देखा था उसके बाद जो नतीजा है, तो जो बगावत या बागी नेता थे उनकी संख्या कम थी इस बार के मुकाबले। लेकिन इस बार हमने देखा है कि ये संख्या बड़ी है और 70-80 दोनों पार्टियों का मिला ले तो लगभग 70-80 के करीब गई है, और खुलकर विरोध देखने को मिला है। कईयों पर कार्रवाई हुई, अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी में तो रहे लेकिन पार्टी के रहे नहीं। और ऐसे में इस चुनाव में क्या लग रहा है कि ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा? सबसे पहले राजीव जी आप, उसके बाद मैं आना चाहूँगा चंद्रकांत जी आपके पास। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, राजनीति में जो है बागियों का और भीतरघात होना ये कोई नई बात नहीं है, ये परंपरा हो गई है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो उसमें ये चीज राजनीति की ये इसे माना जाए कि आवश्यक बुराई है, तो कहने में कोई एतराज नहीं होगा। जहां तक भाजपा का कांग्रेस का सवाल आता है, आप देखिए कि दोनों पार्टियों में प्रदेश कांग्रेस ने 39 ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासन से कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निकाला है, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इसी प्रकार भाजपा ने 35 बागियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। जहां तक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहा था कि कांग्रेस एक बड़ी अनुशासित पार्टी है, मैं आपको पिछला इतिहास थोड़ा बताना चाहूंगा। जब अर्जुन सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई थी कांग्रेस से हटके, तब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और उसमें दिग्विजय अर्जुन सिंह के सपोर्टर के मंत्री थे, और वे सरकार में रहकर किस तरह से पार्टी के अनुशासन को भंग कर रहे थे, तो सबको मालूम है, किसी छिपा हुआ नहीं है। तब कांग्रेस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि सरकार जाने का डर था। तो अनुशासन की कार्रवाई भी समय, परिस्थितियों और उसके महत्व को देखकर की जाती है कि उसका कितना इम्पैक्ट पार्टी के चुनावी प्रभाव पे पड़ेगा, उसको देख के की जाती है। एक बात और है कि विद्रोही बागी होना और भीतरघात, इसमें थोड़ा अंतर आता है। भीतरघात ज्यादा नुकसानदायक इसलिए होता है कि जो विद्रोही उम्मीदवार होता है तो वो सिर्फ अपने विरोधी वोट को, एक वोट को कम करता है, लेकिन अपने से विरोधी वोट को एक वोट बढ़ाता नहीं, को खुद वोट ले लेता है। यदि वो जीत जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज वो सिर्फ उसका इफेक्ट जो होता है हाफ होता है। लेकिन जो भीतरघाती होता है वह वोट को डायरेक्ट ट्रांसफर करता है, वह वोट अपने विरोधियों को ना देकर वो दूसरे उसके विरोधियों के विरोधी को वोट देता है, इसलिए इसके पास डबल होता है। इसलिए दोनों पार्टियों ने प्रत्यक्ष रूप से 35 और 39 उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई तो की है जो लड़ रहे हैं चुनाव, जो बागी हैं, विद्रोही उम्मीदवार हैं। लेकिन भीतरघाती कितनी है, इसका एनालिसिस ये तब कार्रवाई इफेक्टिव होती जब चुनाव के दौरान वो कार्रवाई उन पर की जाती, तो उनके भीतरघात पर कहीं ना कहीं वो प्रभावी अंकुश होता। लेकिन एक भी उदाहरण मेरे सामने ऐसा नहीं है जहां दोनों पार्टियों ने किसी भी भीतरघाती के खिलाफ कोई भी शो का नोटिस दिया हो। कार्रवाई करने की बात दूर है, मैं क्षेत्र में, मेरे जिले की मैं जानता हूं, वहां भी कई लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं, लेकिन एक भी कार्रवाई वहां पे नहीं की गई है। इसलिए पार्टी सिर्फ नाम के लिए अनुशासन की जो बात करती है, और वहां पे जब तक वो इस तरह की कड़क कार्रवाई यदि नहीं करेगी, तो इस तरह की जो प्रथा चल रही है, ये आज भी चल रही है, पहले भी चलती थी और आगे भी चलेगी। इस पे अंकुश होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका एक बड़ा बेसिक कारण ये भी है कि जो चुनाव टिकटों का बंटवारा होता है, तो जो अच्छा आपने बताया भी, तो जो अपने 5 साल और 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पार्टी के सेवा कर रहे हैं, दावेदारी करते हैं, लेकिन जब मेरिट्स पर उनके नाम टिकट पर कंसिडर नहीं किए जाते हैं और बाय हुक एंड क्रुक यदि उनके विरोधी लोग टिकट पा लेते हैं, तो वहां पे निश्चित रूप से विद्रोही उम्मीदवार होते हैं और वहीं पे भीतरघात भी ज्यादा होता है। और इस चुनाव परिणाम में मुझे लगता है कि इसका भी एक चुनाव परिणाम दिशा जो तय करेगी, इसमें इन भीतरघातियों का और विद्रोहों का बड़ा हाथ होगा। सवाल ये कि ऊंट किस कब्र बैठेगा, ये 3 तारीख को ही पता लगेगा। जी।
आज बात इसी बात पे हो रही है कि बागी कितना हावी हो सकते हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि हमने देखा 2018 के चुनाव में कि बीजेपी 109 पर अटक गई, कांग्रेस 114 पर आई, उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिली। और फिर हमने देखे, अगर सीटों के समीकरण मिला के देखे तो 6-7 सीटों पर कांग्रेस को बागी हावी पड़ गए और 9-10 सीटों पर बीजेपी को मामला जो है भारी पड़ गया। जयंत मलैया जैसे नेता मात्र 725 वोटों से हार जाते हैं। हम देखते हैं कितने माइनर अंतर से किस तरह से बीएसपी की नेता रामबाई जो है जीत जाती है। तो अगर मान लेते कि 4-5 सीटें भी बीजेपी जीत जाती तो 2018 में भी शायद बीजेपी की सरकार बन सकती थी। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये संख्या दोगुनी हो चुकी है। तो क्या लग रहा है कितना इंपैक्ट रहेगा इसका? क्योंकि एक तरफ कमलनाथ जी से जब इस बारे में पूछा गया तो वो तो कहते हैं कि देखिए एमपी में 2 पार्टी पॉलिटिक्स होती है, लेकिन अगर देखें पिछले चुनाव में तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई, 2 सीटों से पीछे रह गई। वही अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो मुद्दे इस बार लाए हैं चुनाव से पहले एन मौके पर, लाडली बहना योजना हो या दूसरे जो बड़े वादे उन्होंने किए हैं, तो क्या ये जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी होंगे? जो जेंडर पॉलिटिक्स है, महिलाओं को लेकर जो बड़ी योजना बीजेपी लाई है, वो हावी होगा? या फिर एक बार फिर से वही देखेंगे कि कुछ नंबरों से पार्टी जो है शॉर्ट कर जाएंगी और शायद जीत ना पाए? चंद्रकांत जी। अच्छा जी, असल में देखिए एक बात है कि जो बीजेपी की बगावत है वो चुनाव होने से पहले शुरू हो गई थी। खासतौर से जो बागी उम्मीदवार हैं और या फिर जो कांग्रेस जो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए थे उन लोगों की बात करें तो वो काफी तादाद में आए थे। तो ये बात तो सही है कि आप जैसे अभी कहा गया कि भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो भीतरघात होने से पहले जो कार्रवाई हुई थी, जो कांग्रेस में आ गए थे बीजेपी को छोड़ के, उन लोगों को भी गिना जाए। जो आज खासतौर से देखिए रुस्तम सिंह जी हैं जो पहले मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर थे, और वो उन्होंने भी बात की। उसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान जी के सुपुत्र ने भी, हर्षवर्धन जी ने। तो ये बात जो है, ये जैसे अभी कहा गया कि भीतरघातियों से कहीं ज्यादा कम नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये है कि कुल मिलाकर डिसिप्लिन तो ब्रेक होता ही है पार्टी का। और ये तय है कि अभी जो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस को या बीजेपी को, दोनों को ही देखना होगा कि जो कार्रवाई उसने करनी चाहिए थी वो अगर तब की होती तो शायद नतीजे कुछ बेहतर होते। निश्चित रूप से। चंद्रकांत जी, राजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने अर्जुन सिंह की बात करी थी, आप जब इतिहास के बारे में बता रहे थे, तो क्या वो स्थिति एक बार क्या फिर से बनती दिख रही है? मैं नारायण त्रिपाठी जी की बात कर रहा हूँ। विंध्य जनता पार्टी उन्होंने बनाई, 40 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे। उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो अगर जातीय समीकरण देखें तो बहुत ही सिमिलैरिटी दिखती है बीजेपी के प्रत्याशियों में और नारायण त्रिपाठी ने जो प्रत्याशी है उतारे हैं उनके में, और एक बड़ा फैक्टर है इन क्षेत्रों में। तो क्या लगता है कि नारायण त्रिपाठी यहाँ पर कुछ खेल दिखा पाएंगे अपना, या फिर वही मैहर सीट तक ही सिमट के रह जाएंगे? देखिए, मैंने जो अर्जुन सिंह जी को उदाहरण दिया था वो इस रेफरेंस में दिया था कि पार्टी जब दावा करती है कि हम पार्टी के अनुशासन हालत बनाए रखते हैं और कोई भी अनुशासन तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उस रेफरेंस में मैंने कहा था कि पूरी सरकार जो है, वो सरकार के जितने अर्जुन सिंह के गुट के मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, और दिग्विजय सिंह ने वो सरकार को बड़े अपने तरीके से उन्होंने, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, खुद भी कहते हैं कि चुनाव जितना ही मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट के तरीके से वो सरकार उन्होंने अपने पूरा कार्यकाल पूरा किया। इसलिए जहां तक अर्जुन सिंह जी और विंध्य पार्टी प्रदेश पार्टी का सवाल है, मैं सोचता हूं उनकी कोई तुलना किसी भी रूप में नहीं की जा सकती है। वे अर्जुन सिंह जी प्रदेश के नेता थे और वो राष्ट्रीय नेता भी थे, लेकिन तिवारी जी ने जो पार्टी बनाई है वो एक से जीवन के में भी पूरे संभाग में भी नहीं, मेरे हिसाब से तो वो पूरी फैली हुई है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, इसलिए उसका उतना इम्पैक्ट होगा मैं नहीं समझता। और जहां तक 2 पार्टी की बात की गई है, निश्चित रूप से प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम ही है। पिछले चुनाव में यदि आप देखें तो 4 निर्दलीय, 1 समाजवादी और 2 बसपा के उम्मीदवार जीत के आए थे। इसके पहले चुनाव में जो जीत के आए थे, तो धीरे धीरे 2 पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश में भी कंसिडर होते जा रहा है। इतने सालों से समाजवादी और बसपा की उपस्थिति होने के बावजूद वे अपनी प्रमुख उपस्थिति पैदा नहीं कर पाए हैं, और इसलिए ये चुनाव लेकिन जो है
ये चुनाव में समाजवादी और बसपा जो है वो उनका खुद का आधार भले ही ना हो, लेकिन जो भाजपा और कांग्रेस के जो विद्रोही लोग हैं वो जरूर सब कुछ लोग समाजवादी से जोड़ के चुनाव लड़। जी निश्चित रूप से ये जो है इसमें मुझे लगता है कि निर्दलियों की संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक बात भाई साहब ने जो कही, मैंने जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही थी वो बागियों के खिलाफ की गई थी। आपने जो 2 उदाहरण दिए चाहे हर्ष सिंह का हो, वो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन एक भी भीतर घाती के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। मैं इसका उदाहरण मैं कह सकता हूं कि यदि चुनाव के दौरान भीतर स्टार्टिंग में यदि भीतर घाती के खिलाफ कार्रवाई की जाती, चाहे कोई पार्टी हो, तो उस भीतर घातियों की हिम्मत नहीं होती उनके सपोर्टरों को कि हमारे नेता के खिलाफ यदि कार्रवाई पार्टी कर रही है तो हम वो भीतर घाती कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। भाजपा निश्चित रूप से यदि कांग्रेस की तुलना करते हैं हम तो ज्यादा अनुशासित पार्टी है, और इसको अब दूसरे अर्थों में भी कह सकते हैं, जो यदि उनके विपक्षी लोग कहते हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी हमारे ज्यादा लोकतंत्र की व्यवस्था है, ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी है जहां बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन भाजपा में वो अनुशासन के नाम पर वो आदमी को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए उसको अनुशासन का नाम दे दिया जाता है। ये अपने अपने व्यू हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये पहली बार हुआ है कि जहां पे भाजपा में विद्रोह कांग्रेस की तुलना में ज्यादा है। कांग्रेस तो इस समस्या से हमेशा गुजरती आ रही थी, भाजपा को ये दुर्गुण नहीं था, ये समस्या नहीं थी, ये पिछले कुछ समय से उत्पन्न शाम सबसे ज्यादा उत्पन्न हुई है। एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्वांटिटी की दृष्टि से भी भाजपा में विद्रोह ज्यादा है और क्वालिटी की दृष्टि से भी, मतलब भाजपा के जो विद्रोही हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है और वो ज्यादा पार्टी को डैमेज करेंगे। और मुझे लगता है कि भाजपा के विद्रोही जो हैं वो ज्यादा निर्दलीय या समाजवादी या बसपा में जो गए होंगे वो चुनाव ज्यादा जीत के आ सकते हैं बजाय कांग्रेस के। और इसीलिए एक आप ही के किसी सूत्रों के अनुसार किसी प्रेस में सेक्शन में रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय जी और दूसरे नेताओं को इस मुहिम पर लगाया है कि 15-20 से 25 जो कांग्रेस के जो जीतने वाले उम्मीदवार हो सकते हैं जो या भाजपा से टूट के गए हैं या संपर्क में उनसे संपर्क में वो हैं कि सरकार में कुछ सीटों की कमी हो, जैसे पिछले बार थी, तो पिछले बार तो भाजपा ने हाईकमान इनिशिएटिव नहीं लिया था सरकार बनाने का, चाहती तो वो ले सकती थी। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह के चेहरे का उसमें इनिशिएटिव नहीं लिएगा, लेकिन अब की बार भाजपा 15-20 सीटें भी यदि कम होंगी तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो फिर से ऑपरेशन लोटस को अपनाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं होना चाहिए। और इस चीज में आज से भी प्रदेश के जो नेतागण हैं, प्रमुख नेता, उसमें लगे हुए हैं। चंद्रकांत जी, हमने देखा इससे पहले जब टिकट वितरण हो रहा था बीजेपी अपने समय हिसाब से टिकट जारी कर रही थी अलग अलग चरणों में, लेकिन हमने देखा कांग्रेस ने बहुत टाइम लिया, बहुत लेट जारी किया। और उन सब के बीच में हमें वो भी तस्वीरें देखने को मिली कि शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी की सीट को लेकर वहां पर कमलनाथ जी का जो बयान था वो वायरल कर गया कि आप जाइए उनके कपड़े फाड़िए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस में ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिला, किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं टिकट देना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने इसका खामियाजा भुगता है कई सीटों पर। देखिए, एक बात है, कांग्रेस जो है वो चैलेंजिंग पार्टी थी और चुनौती दे रही थी, जबकि बीजेपी डिफेंडिंग पार्टी थी। बीजेपी अपना शासन मतलब डिफेंड कर रही थी। उसमें एक दिक्कत क्या होती है कि कांग्रेस को चूंकि पिछली बार अच्छी खासी जीत के बावजूद वो सत्ता से बाहर हो गई थी, तो काफी सोच समझ के करना था। और कांग्रेस के साथ में एक दिक्कत ये भी थी कि उसके पास संसाधन भी कम है, लोग भी प्रचार के लिए कम हैं, और इसलिए जाहिर है कि वो बहुत कम रिस्क लेके और बहुत सोच समझ के अपना काम कर सकती थी। बीजेपी के साथ में ये था कि क्योंकि सत्ता में रही है और उसको अपने ही हिसाब से अपना काम करना था। लेकिन कांग्रेस के साथ में ये जरूर था कि कांग्रेस को काफी अच्छा, अभी तक कांग्रेस की समस्या ये भी रही है कि हमेशा वो बिखरी भी रहती रही है इलेक्शन से पहले, तो जो इस बार भी स्थिति थी। लेकिन इस बार ये जरूर हुआ था कि कांग्रेस ने, क्योंकि इस बात का एहसास भी हो रहा था कांग्रेस को कि देखिए 2 चीजें हुई कांग्रेस साथ में। एक तो जीती हुई पार्टी के तौर पे होने के बावजूद वो हार गई थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। दूसरी ये थी कि जो सीटें वो हारी थी
उस पे कुछ न कुछ इस तरह से करना था जिसमें वो व्यवस्थित रूप से फिर से अपना प्रदर्शन बेहतर कर सके। इसलिए जिम्मेदारी भी दिग्विजय सिंह जी को दी गई थी कि 60 सीटें जिसपे हार का लगातार असर रहा था और उस पर कुछ अगर किया जा सकता तो वो लगातार दौरा करके कर भी रहे थे। हालांकि कांग्रेस जैसे आपने अभी भी कहा कि 74 लोग जिनको निष्कासित किया जाना था उसमें से 34 ही बीजेपी के थे और 39 कांग्रेस के थे, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था लोगों की। तो उसके बावजूद अगर लिस्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगता है तो उसमें कोई अनहोनी चीज नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने के बाद में जो लोग कांग्रेस में वापस लौटे उनको भी एडजस्ट करना था, उनके साथ में भी ये देखना था कि किसी गलत आदमी को टिकट नहीं मिल जाए, क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले जो बाजीराव सिंधिया की जो विरासत थी यहाँ पर, उसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो उनके साथ नहीं गए और वो यहाँ रह गए। उनको टिकट की तरह में किस तरह से एडजस्ट करना है ये भी एक देखने वाली बात थी। तो टिकट में बंटने में देर होना कोई अनहोनी नहीं थी, अनपेक्षित भी नहीं था वो। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अभी की स्थिति में दोनों पार्टियों को करीब करीब बराबरी से ही मुकाबला करना पड़ रहा है बागियों से और या भीतरघातियों से। तो ये बात तो सही है कि है मतलब डिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, ये सत्ता में अगर पार्टी बहुत समय तक रह जाती है तो डिसिप्लिन को लेके हमेशा कुछ न कुछ शिकायतें बनी रहती हैं, अनुशासनहीनता की शिकायतें बनी रहती हैं। जी चंद्रकांत जी, जो 39 बागी हैं कांग्रेस के, उनकी अगर बात करें तो 5 बीएसपी से हैं लड़ रहे हैं इस बार चुनाव, 7 समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी जो 26 है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी जब टिकट वितरण हो रहा था उसके बाद जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया और काफ़ी उग्र बयान था उनका, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है वो छल किया गया, साथ नहीं दिया गया, इंडिया गठबंधन बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर मान भी लेते अगर ये 7 सीटों में से अगर 5 भी वो जीत जाते तो क्या लग रहा है कि ये जो भी मनमुटाव है वो कम हो जाएंगे या केंद्र से कहीं से जो है सेटल कराया जाएगा इस मामले को? देखिए एक बात है, समाजवादी पार्टी का जहां तक प्रभाव है मध्य प्रदेश में 34 सीटें जो उत्तर प्रदेश से हुई हैं वहां पे उनका प्रभाव थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछली बार 5 कैंडिडेट्स रहे थे चुनाव, उसमें से 1 जीता था और 4 दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते और उसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। और उस एक समाजवादी पार्टी का वो एक पार्टी का सदस्य भी जो है वो बाद में दूसरी पार्टी में चला गया। तो इसका मतलब है कि पिछले हाउस में एक भी मेंबर नहीं था समाजवादी पार्टी का। ये देखिए ये दबाव डालने वाली जो राजनीति है ना, कांग्रेस की जो स्थिति यूपी में है वो समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में है। तो अभी दिक्कत इस को लेके होती है कि देखिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर समाजवादी पार्टी अपना हिस्सा ज्यादा मांग रही है तो किसी न किसी की शह पे कर रही है ये, और वो शहर कौन हो सकते हैं सब। तो इसमें जी आपको उसमें ये लगती है मुझे कि समाजवादी पार्टी और बसपा का वोट परसेंटेज पिछली बार 2 या 1.5 दोनों का मिला के 3-4 भी नहीं रहा था। तो ऐसी स्थिति में कितना उनको मिलना चाहिए सीट लड़ने के लिए और कितने वो जीत सकते हैं, इसके बारे में सवाल उठ सकता है। क्योंकि देखिए अभी भी बार बार कहा जा रहा है कि हम लोगों का एक बाइपोलर स्टेट काफी अरसे से बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस 2 ही पार्टियां हैं जो पिछले 40 सालों से डोमिनेट कर रही हैं पार्टी को। जी राजीव जी, जल्दी से एक मुद्दे पर जवाब चाहूंगा। इस बार ग्वालियर चंबल से 12 बागी चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर ये चुनाव कांग्रेस को जीतना है तो उन्हें ग्वालियर चंबल में पिछली बार जैसा ही अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अब जैसे दीमनी सीट ही देख लेते, काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से है। यहाँ पर अगर देखें तो डंडोटिया जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है ग्वालियर चंबल में अगर बागी अच्छा कर जाते हैं वहाँ पे? तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की सरकार की दशा दिशा यदि तय करेगा इसमें ग्वालियर संभाग का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में यदि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली तो उसमें सबसे बड़ा हाथ ग्वालियर चंबल संभाग का था। लेकिन उसके बाद स्थिति बहुत बदली है। आज जब समय सिंधिया जी उनके साथ में थे, आज सिंधिया जी उनके साथ में नहीं है। लेकिन क्या सिंधिया जी के भाजपा में आने से भाजपा प्रभावशाली हुई है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि 35 साल बाद ग्वालियर के मेयर के चुनाव में सिंधिया जी के आने के बाद भाजपा हारी है, तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
कि उनके आने से भाजपा में अंतर कला ज्यादा बड़ी है, क्योंकि जितने वहाँ के क्षेत्रफल नेता थे भाजपा के, और सबसे ज्यादा नेता भाजपा ग्वालियर चंबल संभाग से भाजपा के नेता आते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे अनूप मिश्रा जी हो, चाहे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के नाम बोल रहा हूँ वो हैं, ऐसे 5-6 नेता वहां से आते हैं जो अपनी राजनीतिक चिंता नहीं कर रहे हैं। आज वो उनकी राजनीतिक उस एज जो उम्र हो गई है पार्टी के हिसाब से, लगभग वो आखिरी चुनाव इन सबका, और वो अपने लड़कों की चिंता कर रहे हैं। और इसीलिए सिंधिया जी के आने से उनको लगता है कि उनके लड़कों का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भीतर घात जो है वो सबसे ज्यादा कहीं यदि होगा तो चंबल और ग्वालियर संभाग में होगा, और उसका प्रभाव क्या हो सकता है ये आप जान सकते हैं। इसलिए ये देखने की बात होगी। एक बात और मैं जो नायडू साहब ने कुछ ऐड करना चाहूंगा, जो उनने अखिलेश जी के बाबत कहा कि वो सीट ज्यादा मांग रहे थे। मेरे हिसाब से जो मैंने जब जानकारी पढ़ी है उसमें वो 4 या 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी ने उनको वो भाव नहीं दिया। यदि वो 4 या 5 सीटें उनको दे देते तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिलता, क्योंकि जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं खासकर ग्वालियर चंबल संभाग है, तो वहां पे कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता है, और ये एक फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस का डैमेज करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जो बागी हैं वो कितना इफेक्टिव साबित होते हैं इस चुनाव में, और ये कौन सी पार्टी पर भारी पड़ते हैं ये तो खैर 3 दिसंबर को स्पष्ट हो ही जाएगा, और उसके बाद ये भी पता चलेगा कि किन लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है और बागियों का किसको सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।